Namaste and welcome to this exciting episode of Pathology Debunking Mythology. भारतीय सेना देखिए दुनिया में एकमात्र सेना है जिसके अंडर मल्टीपल ब्रांचेस होती हैं, तो है भारतीय सेना। भारतीय आर्मी, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन स्ट्रेटेजिक फोर्सेस, इंडियन नेवी, ये चार मेन फोर्सेस हैं, प्लस बाकी सारी एजेंसीज हैं जो अलाइड हैं। तो ये जो चार मेन फोर्सेज हैं, जैसे अमेरिकन मिलिट्री में क्या होता है, मरीन्स अलग हैं, यूएस आर्मी अलग है, यूएस नेवी अलग है, ऐसे उसके 7 कमांड्स हैं, 8 कमांड्स हैं ये टोटल। भारतीय सेना के 4 कमांड्स हैं, विच इज वेरी गुड, क्योंकि वो एक इंस्टीट्यूशन के अंदर ही सारी ब्रांचेस है। मरीन्स भी एक ब्रांच के अंदर आ जाते हैं, इंडियन नेवी के अंदर मरीन्स आते हैं, इंडियन मरीन कमांडर्स। तो मरीन्स अमेरिका में एम्फीबियस फोर्स होती है, तो सारी फोर्सेस का अलग है, सारी फोर्सेस compete करती हैं, वी आर बेटर देन योर्स, हमको दीजिए कमांड, ये दीजिए। इंडियन आर्मी एक यूनाइटेड मल्टीपल कमांड से काम करती है, और थिएटराइजेशन उन्होंने अभी किया है। तो जैसे वेस्टर्न थिएटर विल बी लेड बाय द इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, नॉर्दर्न थिएटर विल बी लेड बाय द इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी, एंड सदर्न थिएटर जो मैरीटाइम कमांड है इंडिया का, लेड बाय द इंडियन नेवी। तो ये जो डिवीजन है, प्लस एक अनप्रेसिडेंटेड स्टेटमेंट आया इंडियन नेवी के चीफ का कि वी आर स्टडिंग एवरी एक्शन विच इज बीइंग टेकन इन दिस करंट वॉर। उसके पहले इंडिया ने स्टडी किया यूक्रेन रशियन वॉर जो ड्रोन बेस्ड था। तो इंडियन आर्मी जो है मैसिव डिकेड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में लग गई है, विच इज अ टेक ड्रिवन, और जो ये साल है ईयर ऑफ नेटवर्किंग एंड डेटा सेंट्रिसिटी। उपेंद्र द्विवेदी ने इसके बारे में बात किया, टेक ऑगमेंटेड लीनर फोर्स। और फिर उसके बाद फ्यूचर ट्रांसफॉर्मेशन सेल विच इज बीन एक्टिव, तो उन्होंने फ्यूचर ट्रांसफॉर्मेशन सेल बनाया है जो कि आर्मी के साथ काम कर रहा है, प्लस उन्होंने वाइस चीफ सीडीएस भी बनाया पोजीशन फॉर एनी सिनेरियो। अभी दिखता ही है सबको कि डिकैपिटेशन स्ट्राइक्स विल बिकम नॉर्मल बिकॉज ऑफ इजराइल एंड अमेरिका। इजराइल और अमेरिका ने गलत गलत चीज़ें शुरू कर रहे हैं, दे आर बिगिनिंग, उनके लिए सिविलियन और नॉन सिविलियन को अर्थ बचानी है। तो भारत को मेरे हिसाब से वियना कन्वेंशन को भी छोड़ना पड़ेगा, बिकॉज समवेयर दीज फोर्सेज, इंडिया के एनिमीज, आर गोइंग टू हाइड बिहाइंड सिविलियन लाइन्स, तो सिविलियन लाइन्स पे भारत को अटैक करना ही पड़ेगा। जनरल द्विवेदी और इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप जो कॉन्सेप्ट बनाया था वो अप्रूव हो गया है। उसमें 16 प्लस यूनिट्स होंगी प्लस माइनस, और लेड बाय मेजर जनरल, विच विल बी ए सपोर्ट ग्रुप ऑल्सो रहेगा, जो भी मेजर जनरल लेड करेगा, मतलब 2 लोग लेड करेंगे आईबीजी कॉन्सेप्ट को। और स्पेशलाइज फॉर्मेशन बनाई जा रही हैं, जैसे भैरव बटालियंस मल्टी डोमेन ऑपरेशंस के लिए, तो आर्मी उसको सिंक्रोनाइज कर सकता है। फिर शक्तिबान रेजिमेंट जो ड्रोन वॉरफेयर यूनिट है, और रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी में डिज़ाइन किया गया है लॉन्ग रेंज प्रिसीजन स्ट्राइक कैपेबिलिटीज, और 15 से 20 यूनिट ऐसी बनाई जा रही हैं विद इंडिजिनस कैपेसिटी विद म्यूनिशंस, जो 5 से 500 किलोमीटर दूर तक स्ट्राइक कर सकते हैं। मीन्स एंटायर पाकिस्तान इज कवर्ड एंड मोस्ट एरियाज ऑफ तिब्बत इज ऑल्सो कवर्ड। ओके, तिब्बत एंड चीन, तिब्बत चीन नहीं होता, चीन तिब्बत नहीं होता, तिब्बत आर कवर्ड। जहाँ पे चाइनीज है, तिब्बतन्स आर फ्रेंड्स, चाइनीज आर नॉट फ्रेंड्स, एटलीस्ट द कम्युनिस्ट पार्टी इज नॉट फ्रेंड, और पीएलए इज पार्ट ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी बाय द वे। फिर टेक्नोलॉजी जो है टैक्टिकल लेवल पे भी किया जा रहा है। अश्नी ड्रोन प्लेटून्स वो ऑर्गेनिक होगी इन्फेंट्री बटालियंस के लिए, और तो मतलब फ्रंटलाइन कमांडर्स के पास एरियल रिकनेंस और स्ट्राइक एसेट्स उनके पास ऑलरेडी होंगे, उनको एयरफोर्स अलग से बुलाने की जरूरत नहीं है। एयरफोर्स विल बी यूज्ड फॉर हेवियर बम्बार्डमेंट, और इंटेलिजेंस प्रिसिजन स्ट्राइक कैपेबिलिटीज को प्रायोरिटाइज किया जा रहा है। डेडिकेटेड आईएसआर इंटेलिजेंस सर्विलेंस एंड रिकनेंस ब्रिगेड्स और स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस तो स्ट्रेटेजिक एज बन जाती है। और फिर उन्होंने ऑल्सो आर्मी ने स्टीड सिग्नल्स टेक्नोलॉजी इवेल्युएशन अडेप्शन ग्रुप बनाया है, तो रिसर्च करने के लिए एआई, 5G, 6G, क्वांटम कंप्यूटिंग, मशीन लर्निंग फॉर मिलिट्री एप्लीकेशंस वो आइडेंटिफाई उन्होंने बनाया है, किया है। और सिक्योरिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज क्रिटिकल, तो 10 सिग्नल रेजिमेंट्स हैव ऑलरेडी बीन कन्वर्टेड टू मीट मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक रिक्वायरमेंट्स, न्यू इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ब्रिगेड्स, जिसमें सीमा प्लेटून भी है, टू एस्टैब्लिश डोमिनेंसेस इन कंटेस्टेड एनवायरनमेंट्स। और द रैंक ऑफ चीफ आर्मी ऑफिसर जो है वो तो जनरली होती है। सो द
these are the changes brought about by the Indian Army. Indian Navy आप देख ही रहे हैं, कंटिन्यूसली फॉलो कर रहे हैं कि थर्ड न्यूक्लियर सबमरीन दे लॉन्च एंड प्लस अदर थिंग एसेट्स दे आर लॉन्चिंग, प्लस दे आर ट्राइंग टू सिक्योर समथिंग इन अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप आइलैंड्स. मेरे हिसाब से इंडियन आर्मी का डॉक्ट्रिन होना चाहिए अटलांटिक में ऑपरेट करने का, फ्री स्वेज कैनाल में ऑपरेट करने का, एंड अदर एरियाज विच विल बी बेनिफिशियल फॉर द वर्ल्ड पीस. बिकॉज इंडियन आर्मी अब दुनिया में शांति के लिए एक ही सेना को देखा जाएगा which is powerful, large and strong, which is only Indian Armed Forces. बाकी कोई नहीं. अमेरिका की निकल चुकी है अभी. अमेरिका इज नो लॉन्गर ट्रस्टेड एज ए रिलायबल फोर्स, क्योंकि वो विम्स और फैंसीज पे काम करती है. उसके पास बहुत सारा कैपेसिटी है, लेकिन इट इज़ यूज्ड अगेंस्ट ह्यूमैनिटी. अपने देश में उन्होंने नेटिव अमेरिकन को राइट्स नहीं दिए हैं. ह्यूमन राइट्स वायलेशंस आर वेरी नॉर्मल. प्लस ड्रग अब्यूज है पूरी तरीके से. ड्रग दे दे के उनका मेंटल स्टेट बिगड़ चुका है. और अब स्पेस की बात आती है तो भारत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है आजकल नेविक और सैटेलाइट बेस्ड कंट्रोल. उसके बारे में भारत बात नहीं कर रहा है बिकॉज इसरो को सबोटाज किया गया और बहुत सारा इंडिया का जो HAL उसको कॉम्प्रोमाइज़ किया गया. वो धीरे धीरे आई थिंक इंडिया इज़ वर्किंग ऑन इट और उसको कंट्रोल करेगा, भारत कंट्रोल करेगा. देखिए मैं आपको मेरी बुक अगर देखेंगे इंटरस्टेलर वॉर, उसमें 18 दिन के युद्ध में 18 व्यू रचे गए हैं. प्लस मेरी नई बुक आने वाली है, वो रामायण की युद्ध शैली पर है. किस तरह राम ने युद्ध किया रावण के विरुद्ध, उससे बहुत सारा स्ट्रेटेजिक इवैल्यूएशन मिलेगा. और उसका बुक का नाम भी बड़ा ज़बरदस्त आने वाला है. और प्लस मेरी मैजिकल एटलस भी रिलीज होने वाली है. तो उस बुक में मैं भगवान राम के शस्त्रों का प्रयोग की बात कर रहा हूँ. कितना जबरदस्त प्रयोग किया गया शस्त्रों का. और वो युद्ध मात्र 10 दिन चला. और उसमें भगवान राम ने, आप सोचिए रावण इतना शक्तिशाली व्यक्ति है पृथ्वी पे कि उसने यमराज तक को कंट्रोल करके रखा हुआ है. तो मतलब इंटरस्टेलर है वो भी. महाभारत युद्ध तो इंटरस्टेलर है ही, क्योंकि शस्त्र सारे बाहर से हैं, पृथ्वी से बाहर से हैं. लेकिन रामायण युद्ध तो किसी और लेवल का है, जहाँ पे भगवान स्वयं आके युद्ध कर रहे हैं. और तो ये जो युद्ध है वो बहुत कुछ आपको सिखाता है. तो भारत की सीमाएं जो होती हैं, मध्य देश मतलब सीरिया से भारत की सिक्योरिटी शुरू होनी चाहिए, सेंट्रल एशिया से भारत की सिक्योरिटी शुरू होनी चाहिए, वियतनाम से सिक्योरिटी शुरू होनी चाहिए, और डिएगो गार्सिया भारत के कंट्रोल में होना चाहिए. ये चारों दिशाओं से भारत की सुरक्षा की जाती है. और सुरक्षा का पर्पज है वेदों को बचाना. आप ये कभी मत भूलिए, वेद बचेंगे तो भारत बचेगा. वेदों से ही भारत डिफाइन होता है, सनातन धर्म से ही भारत डिफाइन होता है. बाकी सब बाहर की फिलॉसफीज हैं. कैथोलिसिज्म अरबी देशों का भारत को तोड़ने के लिए भारत में डाला गया है. प्रोटेस्टेंटिज्म क्रिश्चियनिज्म भारत को तोड़ने के लिए भारत में डाला गया है. इस्लामिज्म तो भारत को भाग करता रहता है. इनकी किसी की भी श्रद्धा नहीं है वेदों में. अगर वेदों में श्रद्धा नहीं तो आप भारतीय भी नहीं. इनको वोटिंग राइट्स भी नहीं होने चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि ये पार्टिसिपेट करते हैं टू सबवर्ट द डेमोक्रेसी. आप देख ही रहे तमिलनाडु में क्या हो रहा है. मंदिर भगवान विष्णु के विरुद्ध प्लान, ब्राह्मणों को गाली. ये कोई ऐसे तो देश का विभाजन ये लोग करते हैं. तो जिसको वेदों से प्रेम उसी को भारत से प्रेम, इसको मान के रखिए अपने मन में. तो भारतीय सेना को इस एंगल की तरफ से भी सोचना पड़ेगा. भारतीय जो सेनापति हैं, जो भी चीफ्स हैं, सोचना पड़ेगा. भारतीय सरकार को सोचना पड़ेगा कि आप भारत की छवि को नहीं बिगाड़ सकते. देवताओं का भी श्राप लगता है, देवताओं भी खुश नहीं होते हैं, क्योंकि ऋण देवताओं के होते हैं, ऋण गुरु का होता है, ऋण भूमि का होता है, ऋण परंपरा का होता है, ऋण आपका पूर्वजों का होता है, क्योंकि बहुत लोगों के ऋण होते हैं. तो पितरों का ऋण होता है, मतलब वही पूर्वज हो गए. तो ये ऋण को उतारने के लिए, ताकि समाज अपने कर्म को फ्रीली कर सके, कर्मण्येवाधिकारस्ते, उसको कर्म करे ताकि मुक्ति प्राप्त करे. ये सरकार का पर्पस होता है और भारतीय सेना उस पर्पस को डिफेंड करती है. इसलिए ये सेना ही नहीं हुई, ये हमारे धर्म का भी पार्ट है. तो इसलिए मेरी आप सबसे विनती है, जो भी देख रहा है, पर्पस बदलें. अगर वेदों के रक्षा करते हैं तो पृथ्वी आपकी, कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करते हैं तो सिर्फ एक नेशन स्टेट जो दिया हुआ है, ठीक है. तो
तो अपने आप को हमको वेदों के हिसाब से सोचना है। रामायण तो ग्लोबल पुस्तक है। मेरी बुक है 1 Arrow 1 Kill, आप सर्च कर सके उसको रीड कर सकते हैं, ग्लोबल पुस्तक है। महाभारत तो ग्लोबल पुस्तक है, विश्व की बात हो रही है। लोग साउथ अमेरिका से आके दे रहे हैं राजसूय यज्ञ में, और सेनाओं के माध्यम से सनातन धर्म फैलता है। तो भारत को पूरे चेंज ऑफ अप्रोच करना पड़ेगा, चेंज ऑफ स्ट्रेटेजी करनी पड़ेगी। अगर भारत के अंदर जो आप युद्ध लड़ रहे हैं, 0.5 फ्रंट जनरल विपिन रावत जी ने बताया, उसका उपाय तो गीता में है कि पूरे भारत में अनिवार्य हो गीता पढ़ना। वेदों को क्रिटिसिज्म बिल्कुल अलाउड ना हो। आप उसके अंदर फिलोसॉफिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं, आप समझ ना पाए, वो बात अलग है, लेकिन वेदों को रिजेक्ट करना, ब्राह्मणों को रिजेक्ट करना और शास्त्रों को रिजेक्ट करना, ये तो शुड नॉट बी अलाउड, क्योंकि ये उनके ही कर्म में बाधक है। वेद क्या बात करते हैं? कर्म किस प्रकार इंप्रूव करें, मुक्ति की चेष्टा करें अपना कर्म करते करते। तो यही तो, इसी की तो रक्षा की जाती है। आप बाकी देशों, बाकी सब जगह कोई और ना कोई देश है। क्रिश्चियन कंट्रीज अपने क्रिश्चियनिज्म की रक्षा करती है, जूडाइज्म कंट्रीज जूडाइज्म की रक्षा करती है। एकमात्र वेदों का देश है, उसकी रक्षा कोई उसके बारे में बात ही नहीं करता। हम लोग पूरी दुनिया में हम सब रिलीजन्स को मानते हैं, बिल्कुल गलत फिलॉसफी, हरवा देगी ये। हमारा जो रक्षा का वो दायित्व है, वो सिर्फ वेदों की रक्षा करना है। वही सरकार और सेना का पर्पज है। सारी एम्बेसीज, सारा सब इंफ्रास्ट्रक्चर, पूरी दुनिया में नेटिव इंडिजिनस पॉपुलेशंस, ये सारी सनातनी फॉलोअर्स हैं। इन सब की रक्षा का दायित्व भारत का दायित्व है, ये दिया है देवताओं ने। बाकी लोग तो इनके विरुद्ध काम कर रहे हैं। अमेरिका देखिए चोरी की लैंड करके बनाया गया है, कोई बाकी देश देख लीजिए, सारा कॉलोनीज हैं सारी। तो उसके साथ वो लड़ना पड़ेगा। और भारतीय सेना की जो प्रिपरेशन है, भगवान करे और भी आगे चले, मेरा तो यही प्रार्थना रहेगा। और पूरे विश्व का दायित्व उठाए भारत। 816 भी असेंबली में सीट्स की है भारत के अंदर, मेरे हिसाब से और भी सीट्स ऐड होनी चाहिए। 1 रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम अमेरिका, 1 रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम हर देश से लोग अपॉइंट किए जाए भारत के लिए। तो जो पार्लियामेंट नया बनाया मोदी जी ने, उसका फलार्थ उसका होगा। सब लोग ऑब्जर्वर के स्टेटस पे आए, कैसे पार्लियामेंट काम करता है, भारतीय पार्लियामेंट। चलिए, बहुत अच्छा है। आप सबको खुशखबरी, भारत की खुशखबरी। और भारत ने जो क्वांटम फास्ट ब्रीडर रिएक्टर अभी किया है, 3rd सबमरीन लॉन्च की है, दुनिया को बड़ा सख्त मैसेज दिया है भारत ने। इंडिया इज रेडी फॉर द नेक्स्ट लेवल ऑफ वॉरफेयर। और एक बात मैं बता दूं, एक समय में आके सारे असुर भारत पे आक्रमण करेंगे, और उनको हराना हमारी जिम्मेदारी है। और तभी हो सकता है जब हम वेदों की रक्षा करें, तब देवता हमारे साथ आ जाएंगे। देवता वेद की रक्षा करते हैं, वायु, सूर्य, चंद्र वेद की रक्षा करते हैं, ये हमारे साथ आ जाएंगे, हमारे साथ ही रहते हैं। लेकिन जब उनके कार्य में लगेंगे तो मुक्ति का मार्ग खुलेगा सबके लिए। योग इज द ओनली थिंग फॉर द वर्ल्ड विच ब्रिंग्स पीस। बड़ा स्टेटमेंट बोल रहा हूं। सिर्फ योग से ही शांति आती है, और कहीं शांति नहीं आने वाली। योग का अर्थ सिर्फ आसान नहीं होता। योग मतलब किस तरह भगवान से मिला जाए, वो धर्म कर्म, तो सारे जो वेदांग कर्म, जो हम कर्म करते हैं, जॉब्स करते हैं, सबके थ्रू योग किया जा सकता है। सेनाओं के माध्यम से योग किया जा सकता है। सबसे बड़ा योगी तो सेनापति है, अर्जुन योगेश्वर की आराधना कर रहा है ना। तो एक और डिवीजन बनाई जाए जो नर नारायण ऋषि को सेलिब्रेट करे, नर नारायण देवता की जय, नर नारायण भगवान की जय। तो दैट विल बी फिनोमिनल। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते, जय जगन्नाथ, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट शो। थैंक यू।